क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे घर की जो बाहरी दीवार होती है वह सीमेंट और ईंटों की बनी एकदम कड़क एकदम ठोस दीवार होती है, लेकिन हमारे शरीर की जो करोड़ों सेल्स हैं उनकी बाहरी दीवार यानी कि सेल मेम्ब्रेन कड़क नहीं बल्कि बहते हुए तेल की तरह लचीली होती है। इतनी लचीली कि यह बिना टूटे फूल भी सकती है और सिकुड़ भी सकती है। किताबों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, जैसे फ्लूइड मोसाइक मॉडल, फॉस्फोलिपिड्स, हेड्स टेल्स जो अक्सर सर के ऊपर से निकल जाते हैं। लेकिन आज इस टेबल पर हम इसे ऐसे समझेंगे कि आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अनुभव और स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने जो सेल का स्ट्रक्चर है और सेल के बारे में इंफॉर्मेशन है और इस चैप्टर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट करा दी थी। लेकिन मैंने एक चीज़ आज के लिए छोड़ दी थी, दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को पढ़ाना मैंने सेल मेम्ब्रेन को नहीं पढ़ाया। तो आज हम इसी सेल मेम्ब्रेन को समझेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सेल मेम्ब्रेन को एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, द सेल मेम्ब्रेन, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। सबसे पहले, द सेल इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड अ सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट कंटेंट्स। डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहले सेल के बारे में छोटी सी चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है। यह हमारे सेल का सिक्योरिटी गार्ड यानी कि चौकीदार जैसा काम करता है। यह तय करता है कि किस चीज़ को सेल के अंदर आना है और किसे बाहर ही रोकना है। इसलिए साइंस में यानी कि इसी एनसीईआरटी में इसके लिए लिखा गया है कि सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली प्रीमेबल है। इसका मतलब है कि ये सेम टाइम पर कुछ जो सब्सटेंसेज हैं उन्हें ब्लॉक कर कर जो सब्सटेंसेज ज़रूरी हैं उनको पास थ्रू यानी कि पास करवा सकता है। ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर है। तो चलो फिर अब करते हैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड। द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट्स। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक ऐसी थिन यानी कि ऐसी पतली बाउंड्री है जो कि सेल को सराउंड करती है, यानी कि सेल के बाहरी पूरा जो सेल का एरिया है गोल गोल, तो पूरे गोल गोल एरिया में ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि थिन बाउंड्री है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है उसके कंटेंट्स यानी कि हार्मफुल चीज़ों से। सेल को यही प्रोटेक्ट करती है। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल की एक इंडिविजुअलिटी को दिखाता है और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिविटली प्रीमेबल, यानी कि ये सिलेक्टिविटली प्रीमेबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है विच मीन्स इट अलाउज सम सब्सटेंसेज टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉकिंग अदर्स। यानी कि ये जो ज़रूरी सब्सटेंस हैं उनको पास थ्रू, कुछ सब्सटेंस को पास थ्रू कर सकता है जबकि ये अदर सब्सटेंसेस को ब्लॉक कर रहा हो तब भी। You have learned how oxygen and carbon dioxide move across the membranes of the alveoli in the lungs. इसका मतलब यह कहना चाहता है कि आपने सीखा होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो मैम एलिवोली मतलब जो हमारे लंग्स में एलवियोली होता है उसमें कैसे मूव, आर पार कैसे मूव कर पाता है। अब देखो, इसको समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि एलवियोली होता क्या है। तो दोस्तों, एलवियोली बहुत ही आसान सी चीज़ है, मतलब आपको मैं अभी समझाता हूँ। एलवियोली हमारे लंग्स के अंदर मौजूद छोटे छोटे हवा के गुब्बारे जैसे बलून्स टाइप होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा इन्हीं गुब्बारों में जाकर भरती है, यानी कि ये जो बलून टाइप एलवियोली होते हैं इन्हीं में जाकर भरती है। अब ये क्या काम करते हैं? इनका जो मेन काम है, जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है गैसेस का एक्सचेंज, यानी कि गैसों का आदान प्रदान करना। गैस एक्सचेंज ये करता है। ठीक है, ये इतने खास इसलिए हैं क्योंकि हमारे फेफड़ों यानी कि हमारे लंग्स में लगभग 48 से 50 करोड़ एल्वियोली होते हैं। अगर इन्हें फैलाया जाए तो यह एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा हिस्सा को ढक सकता है, यानी कि ये टेनिस कोर्ट जितने बड़े हिस्से को ढक सकता है उतना बन सकता है। और दूसरी बात, इनकी दीवारें जो टिश्यू पेपर से भी बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। सिर्फ एक सेल मोटी होती है, मतलब सिर्फ एक सेल मोटी,
सीधी बात, इस वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आसानी से आर पार जा सकती है। ये सिर्फ एक सेल जितनी मोटी होती है, सेल से भी पतली होती है। तो अब करते हैं आगे रीड। आगे लिखा हुआ है कि यू हैव, ये तो मैंने पढ़ा दिया था। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द सेल्स ऑफ एल्वियोली कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस इट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, कैसे ये मतलब एलिवॉयली के सेल्स को कंट्रोल करता है, उनके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उनके सब्सटेंसेस के मूवमेंट को कंट्रोल करता है उनके आर पार। तो चलिए इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी 2.2 इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब इसको रीड करते हैं। फर्स्ट, विथ द हेल्प ऑफ अ किचन नाइफ, यानी कि आपकी जो नाइफ होती है, चाकू जिसे हम बोलते हैं, एक वो ले लीजिए। केयरफुली कट अ पोटैटो इनटू 2 पीसेस ऑफ रफली इक्वल साइज। एक पोटैटो लीजिए, अपनी उंगली मत काट लेना। आलू को यानी कि पोटैटो को रफली इक्वल साइज यानी कि 2 पीसेस में काटिए, जो कि रफली इक्वल साइज हो सकते हैं, ठीक है। मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ द पीसेस यूजिंग अ वेटिंग बैलेंस। अब अभी जो इनिशियल वेट है, यानी कि जो अभी आपने जो काटे आलू, अभी का जो उनका वेट है, उसको एक वेटिंग बैलेंस यूज़ कर कर मेज़र कर लीजिए कि वो कितना है, और नोट कर लीजिए या याद रख लीजिए कि वह कितना है। पुट 1 पीस ऑफ द पोटैटो इन बीकर ए विथ प्लेन वाटर। यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ये जो बीकर ए है इसमें सिर्फ प्लेन वाटर है और एक पोटैटो रखा हुआ है। तो एक प्लेन वाटर, एक बीकर ए लेकर उसमें प्लेन वाटर में पोटैटो को रख लीजिए। पुट द अदर पीस ऑफ पोटैटो इन बीकर विथ 20% सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन। नेक्स्ट बीकर में कहानी बदल जाती है। नेक्स्ट बीकर में आपको वाटर तो लेना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको 20% सॉल्ट या फिर शुगर सोल्यूशन, यानी कि चीनी या फिर नमक का जो सोल्यूशन होता है, उसको भी इसमें डिसॉल्व घोल लेना है। अब देखो, लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अबाउट एन आवर और अनटिल यू नोटिस अ विजिबल चेंज इन द साइज ऑफ द पीसेस। इसको लगभग 1-1.5 घंटे के लिए रख दें, या जब तक आपको इनके साइज, शेप, किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी अंतर दिखे, तब तक के लिए इनको रख लीजिए। मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस। अब दोनों पीसेस को केयरफुली निकालिए और इनका फाइनल वेट जो है उसको मेज़र कर लीजिए। मैं आपको भी दिखा देता हूँ ये सब कहाँ लिखा है। ये सब ये लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग थे यहाँ पर, अब हम लोग हैं यहाँ पर। अब 7th में लिखा है कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड देयर फाइनल वेट्स। डिफरेंस का मतलब होता है कि माइनस करना है इनिशियल वेट से फाइनल वेट को। अब जब आप इनका डिफरेंस यानी कि इनका बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंस देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो बीकर ए है उसका जो पोटैटो पीस है वो स्वेल यानी कि फूल गया है। वाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? यू में ऑब्जर्व दैट, आपने शायद ये ऑब्जर्व किया हो कि बीकर ए और बीकर ए द पोटैटो पीस स्वेल्स यानी कि आपने सुना होगा ना स्वेलिंग वगैरह, स्वेल यानी कि फूल गया है। आपने बीकर ए में देखा होगा, मतलब जब आपने वो पोटैटो निकाला बीकर ए से, तब आपने देखा होगा कि बीकर ए में जो पोटैटो पीस था वो फूल गया है, और बीकर बी में जो पोटैटो पीस था वो श्रिंक हो गया है। आखिर ऐसा हुआ क्यों, जबकि सिर्फ एक में सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन ही तो मिलाया था, कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा कुछ और थोड़ी ना मिलाया था केमिकल टाइप। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि जो बीकर बी का पोटैटो था वो श्रिंक यानी कि सिकुड़ गया, और जो पोटैटो पीस बीकर ए में था वो फूल गया? तो आइए फिर समझते हैं क्यों हुआ है ऐसा। यहाँ पर देखिए, वाट डू यू इन्फर, यानी कि इन्फर का सीधा मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, यानी कि हिंदी में बिल्कुल बोले तो निष्कर्ष निकालना, है ना। आपने क्या अंदाज़ा लगाया? वाट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन देयर वेट। आपने क्या एक्सपेक्ट किया कि उनका जो वेट है वो कैसे चेंज हो गया? द वेट ऑफ द पोटैटो पीस इन बीकर ए हैज़ इंक्रीज्ड, यानी कि जो पोटैटो अपने बीकर ए में रखा था उसका वेट इंक्रीज हो गया है, जबकि जो पोटैटो पीस बीकर बी में रखा था वो डिक्रीज यानी कि घट गया है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जो सेल मेम्ब्रेन है वो वाटर को तो इन और आउट, यानी कि जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन वाटर को सेल से बाहर और अंदर जाने के लिए आराम से, वाटर अंदर और बाहर जाने के लिए आराम से मूव कर सकता है, और सेल मेम्ब्रेन अलाउ भी कर देता है कि जा भाई पानी
तुझे जितना अंदर बाहर जाना है उतना तू मूव कर ले। सेल के अंदर बाहर जितना भी वो मूव करना चाहे वाटर उसको अलाउ कर देता है, बट शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल्स को नहीं। यानी कि जो वाटर एक एरिया से दूसरे एरिया पर, यहाँ पर लिखा है वाटर मूव फ्रॉम एन एरिया विथ मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट। सीधी बात है, ये जो वाटर है वो एक एरिया से ज़्यादा पानी लेकर और लेस सॉल्यूट यानी कि कम सॉल्यूशन, यानी कि डिल्यूट सॉल्यूशन, मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ तो कम सॉल्यूशन लेकर गया है, कम सॉल्यूशन लेकर गया है। आपको समझ में आ रहा है ना कम सॉल्यूशन का मतलब अगर मैं आपको एक हिंदी में बताऊं तो डिल्यूट का मतलब है हल्का, डिल्यूट का मतलब है हल्का, यानी कि हल्का सॉल्यूशन लेकर गया है उस एरिया तक जब तक कि पानी कम नहीं हो गया और ये जो सॉल्यूशन ये कंसंट्रेटेड यानी कि ज़्यादा नहीं हो गया। गाढ़ा और हल्का में फ़र्क है। जब तक कि डिल्यूट सॉल्यूशन यानी कि पानी ज़्यादा था और डिल्यूट सॉल्यूशन यानी कि जो सॉल्यूट था वो हल्का था, तब तक वो उस एरिया से दूसरे एरिया पे गया। जब तक जो वाटर है वो लेस हो गया और जो सॉल्यूट है वो गाढ़ा हो गया, और ये वो तब तक करता है जब तक ये दोनों एरिया यानी कि डिल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इक्वल नहीं हो जाते। उसके बाद लिखा है कि दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिविटी प्रीमेबल। सिलेक्टिविटी प्रीमेबल का आप मतलब जानते ही होंगे, है ना, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेम टाइम पर कुछ सब्सटेंसेस को तो ब्लॉक कर लेगा बट कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करेगा सेल के बाहर जाने के लिए, उनको पास थ्रू करने के लिए अलाउ कर देता है। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा है कि दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिविटी प्रेमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस मूवमेंट को, ये जो सिलेक्टिविटी परमेबल हुआ है, इस ही मूवमेंट को मेम्ब्रेन यानी कि सिलेक्टिविटी पर प्रेमेबल मेम्ब्रेन को ही ऑस्मोसिस बोलते हैं। लिटरली आप ये समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये ऑस्मोसिस है। ठीक है, यू हैव लर्न इन एक्टिविटी 7.8। अभी 7.8 कहाँ से आया? ये इसमें नहीं है, ये ग्रेड 8 की क्यूरियोसिटी बुक्स के चैप्टर 7 में है। ठीक है, डाई स्प्रेडिंग इन वाटर, यानी कि जो डाई है वो पानी में, डाई मतलब बताऊं तो डाई एक टाइप जैसे कि पानी में रंग का फैलना, यानी कि डाई स्प्रेडिंग इन वाटर पानी में रंग का फैलना, और फ्रेगनेंस स्प्रेडिंग इन एयर यानी कि हवा में खुशबू का फैलना। ठीक है, इन ग्रेड 8 दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स। अब ये भी पढ़ा होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स का मतलब जो अलग अलग प्रकार के मैटर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, तो साइंस में इसी को इंटरमिक्सिंग ऑफ मैटर कहा जाता है। समझ में आया होगा, आई होप आया होगा। ड्यू टू अ डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन, यानी कि उनके गाढ़ेपन में हल्के और गाढ़ेपन में डिफरेंस की वजह से, ऑल्सो कॉल्ड अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि गाढ़ा कंसंट्रेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है ना सॉरी मैं कंसंट्रेशन पढ़ रहा था, सॉरी। कंसेंट्रेटेड ग्रेडियंट का मतलब है कि दो जगहों के बीच किसी पदार्थ यानी कि किसी सॉल्यूट की जो गाढ़ेपन में अंतर होता है उसी को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बोला जाता है। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन विच अकर्स इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन। जो डिफ्यूजन है वो इन्हीं पार्टिकल्स का नेट मूवमेंट है हायर से लोअर, यानी कि ज़्यादा गाढ़ेपन से कम गाढ़ेपन तक, जबकि विच अकर्स इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के विदाउट यानी कि मेम्ब्रेन के बिना भी हो सकता है। इसका सीधा सीधा मैं आपको मतलब समझाऊं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वो मैटर होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपने से ज़्यादा गाढ़ी जगह यानी कि हाई कंसंट्रेशन से कम गाढ़ी जगह यानी कि लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिविटी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस जो है वो वाटर का ही डिफ्यूजन है सिलेक्टिविटीली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि सिलेक्टिविटी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आर पार ऑस्मोसिस का डिफ्यूजन वाटर यानी कि पानी के आर पार मेम्ब्रेन के सिलेक्टिवली परमेबल। समझ में आया होगा।
इन प्लांट्स वाटर इन प्लांट्स water from the soil enter root by this process of osmosis। प्लांट्स में जो पानी अपन देते हैं, पौधों को अपन पानी जब देते हैं तो जो पानी होता है वो इसी सॉइल यानी कि जब सॉइल के रास्ते से रूट सेल्स यानी कि रूट्स में पहुंचता है, इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? ऑस्मोसिस का नाम दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है जिसको इन्होंने लिखा है व्हाट इफ। देखते हैं क्या व्हाट इफ है। अ सेल इज केप्ट इन सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेशंस का मतलब आप समझ गए होंगे, गाढ़ा हल्का गाढ़ा, ज़्यादा गाढ़ा हल्का गाढ़ा वही चीज़ है। लिखा हुआ है सोल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अब ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या है? यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा इंट्रा सेल्यूलर भी दी गए। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब है कि जो बाहर यानी कि सीधा सीधा बोला जाए तो बाहर का जो लिक्विड है, ठीक है, बाहर का जो लिक्विड है यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो आउटसाइड यानी कि बाहर का जो फ्लूइड होता है वही है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर। यानी कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट यानी कि कम कंसंट्रेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी कि ज़्यादा जो फ्लूइड है उसका कम गाढ़ापन, मीडियम सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर का यानी कि अंदर यानी कि सेल के अंदर, ये था सेल के बाहर, ये है सेल के अंदर फ्लूइड्स। सेल के अंदर फ्लूइड, हमारे सेल्स के अंदर एक जेल जैसा यानी कि प्रिजन जैसा लिक्विड भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, वही इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है। अब आगे देखिए मीडियम आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब ये आइसोटोनिक वगैरह क्या आ गया? अरे यार आइसोटोनिक का बहुत ही सिंपल है भाई, ये सब बहुत सिंपल है। आइसोटोनिक मतलब बोला जाए तो देखो बाहर का जो घोल है यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर वो बराबर है और सेल पर क्या असर होगा इसका? कोई चेंज नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा सेल, ठीक है। और इसका विजुअल इमेज क्या है? बिल्कुल स्थिर रहता है कि सिर्फ एक जगह पर रहता है यानी कि ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है। और आइसोटोनिक का मतलब है कि जब सेल के अंदर और बाहर नमक यानी कि सॉल्यूट और पानी का गाढ़ापन यानी कि कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं तो सेल पर पानी जितनी तेजी से सेल के अंदर जाता है उतनी ही तेजी से बाहर भी आता है। इसलिए सेल के आकार में कोई बदलाव नहीं होता, वो सामान्य ही रहता है यानी कि वो इक्वल रहता है। समझ गए? अब यहाँ पर क्या लिखा है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब आप सबका मतलब समझ गए होंगे। सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मीडियम सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेल्यूलर यानी कि ये जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है इंट्रासेल्यूलर का, मीडियम है हाइपोटोनिक। अब ये हाइपोटोनिक क्या है? हाइपोटोनिक का मतलब है कि जब सेल के बाहर का घोल बहुत पतला यानी कि डिल्यूट हो जाता है और सेल के अंदर का हिस्सा ज़्यादा कंसंट्रेटेड यानी कि ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, वही चीज़ हाइपोटोनिक है, ठीक है, वही चीज़ हाइपोटोनिक है। समझ गए? आई होप समझे होंगे। और यहाँ पर देखो लेस देन का साइन बनाए, ये जो मीडियम है, ये जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है ये मीडियम से लेस देन है। अब देखो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब आप जान गए, मीडियम। अब ये यहाँ पर ये लगा हुआ है ग्रेटर देन, ठीक है, वो सॉरी लेसर देन, ओए अरे सॉरी ये ग्रेटर देन था, ये लेसर देन है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेल्यूलर इससे लेस देन। मीडियम हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? देखो हाइपर का मतलब होता है कि ज़्यादा, हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है, हाइपर का बताया अभी मैंने, टॉनिक का नहीं बताया। हाइपरटोनिक का मतलब होता है जब सेल के बाहर का घोल बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड यानी कि गाढ़ा हो जाता है और सेल के अंदर का हिस्सा डिल्यूट हो जाता है। तो सेल के अंदर का पानी अपनी जगह छोड़कर बाहर की तरफ भागता है यानी कि गाढ़े घोल को पतला करने के लिए। इससे सेल सिकुड़ जाता है यानी कि श्रिंक अभी अपन ने पढ़ा था, श्रिंक स्वेल वो। और यदि अगर आप किसी एकदम बिल्कुल ताज़ा अंगूर लेंगे और नमक में बहुत गाढ़े पानी में डाल देंगे तो अंगूर के अंदर का जो पानी है वो बाहर आ जाएगा और अंगूर पिचक जाएगा। एक बहुत सिंपल सा इसका ये एग्जाम्पल हो सकता है। नीचे देखो हर एक चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर्स एनएम थिक और 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 0.0000001 mm।
इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स यानी कि फैट्स एंड प्रोटीन्स। द फ्लूइड मोसैक मॉडल एक्सप्लेन्स इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत पतला होता है। 7 से 10 नैनोमीटर तक का होता है और 1 नैनोमीटर का मतलब है 0.000001 mm। अपनी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है सिर्फ 0.1 mm की, और ये तो 0.000001 mm है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स यानी कि लिपिड्स सीधा सीधा फैट्स होते हैं, फैट्स और जो प्रोटीन होते हैं उनसे बना होता है। और फ्लूइड मोसाइक मॉडल, अभी आपने इसका शुरुआत में नाम सुना होगा, फ्लूइड मोसाइक मॉडल और कुछ नहीं है, यही जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन है। तो फ्लूइड मोसाइक मॉडल जो है इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन अच्छे से करता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पर जो ये है ना, ये है प्रोटीन्स, ये है प्रोटीन्स, और ये जो है ये है लिपिड बाइलेयर यानी कि लिपिड की 2 लेयर्स हैं, एक ये है एक ये है। ये फैट्स हैं, ये फैट्स हैं, बट ये प्रोटीन्स है एंड ये प्रोटीन्स है। इधर मैं लिख देता हूँ प्रोटीन, एक मिनट, प्रोटीन्स, और ये जो दोनों लेयर्स हैं ये हैं फैट्स की लेयर। फैट्स 2 लेयर हैं, फैट्स 2 लेयर्स, ठीक है, समझ गए आप। द मेम्ब्रेन हैज़ अ लिपिड लेयर 2 लेयर्स ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स। इसमें स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये 2 लेयर्स की स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स हैं विद अट्रैक्टिंग हेड्स आउटवर्ड्स। अब ये हेड और टेल्स क्या है? देखो हेड और टेल्स में कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा अपन को वो करना नहीं है, सीधा सीधा है कि वाटर अट्रैक्टिंग हेड आउटसाइड आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, ये इसका बोला गया है। ठीक है, यानी कि जो वाटर है हेड्स और टेल आउटवर्ड इनवर्ड का यहाँ पर यूज़ हुआ है। देखो सेल का पानी में ना घुलना यानी कि प्रोटेक्शन। देखो मैं बताऊँ, हमारा पूरा शरीर 70% पानी से बना होता है, सेल के बाहर भी पानी है और अंदर भी पानी है। अगर ये मेम्ब्रेन सिर्फ हेड जैसी होती जिससे पानी जिससे मतलब मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा ये चीज़। अगर सीधे सीधे रुको, वाटर जो है यहाँ पर क्या लिखा है, वाटर अट्रैक्टिंग हेड आउटवर्ड्स एंड रिपेलिंग टेल्स इनवर्ड। वाटर जो है वो हेड को अट्रैक्ट, जो आउटवर्ड है आउटवर्ड्स है उसको अट्रैक्ट करता है। यानी कि देखो हाइड्रोफिलिक कहते हैं इसको, हाइड्रो यानी कि पानी और फिलिक यानी कि बिल्कुल लव प्यार का आकर्षित होना, तो यही हाइड्रोफिलिक होता है यहाँ पर। यहाँ कहाँ से होता है, क्योंकि ये सिर गोल का आकार का होता है, इसलिए इधर पानी बहुत पसंद होता है इसको, इस वजह से। ठीक समझ गए होंगे आई होप। तो वाटर जो है हेड्स को आउटवर्ड अट्रैक्ट करता है और वाटर टेल को इनवर्ड यानी कि इनवर्ड टेल को रिपेल करता है। रिपेल आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। जब अपन देखो जैसे इस टाइप के 2 अपन लोग वो लेते थे मैग्नेट्स, 2 मैग्नेट्स लेते थे, बीच का पार्ट मान लो यहाँ पर येलो है और इसका जो पीछे साइड है वो है ब्लू, यहाँ पे भी मान लो येलो है, पीछे साइड है ब्लू। अगर मैं ये दोनों क्या है मैग्नेट, अगर मैं इन मैग्नेट को ऐसा सीधा सीधा रख दूं तो एक दूसरे के दूर जाएंगे यानी कि ऐसे जाएंगे, रिपेल होंगे। बट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं या फिर इसको उल्टा कर दूं, दोनों में से किसी को उल्टा कर दूं, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट से खिंचना चालू हो जाएंगे, है ना। यानी कि ये इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा, बट ये मतलब ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा। समझ गए होंगे आई होप। वही चीज़ इधर पे है, ठीक है। अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग। यहाँ पर क्या लिखा है, द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज। मॉलिक्यूल जो है वो साइडवेज भी मूव कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं मेम्ब्रेन के साथ, विद मतलब मेम्ब्रेन के अंदर। हैंस इट इज़ फ्लूइड, इसलिए वो फ्लूइड है। प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर्स इन, ये मैंने आपको अभी बताया था। ये जो सेल मेम्ब्रेन का काम है ना, उसमें प्रोटीन गेट कीपर्स की तरह यानी कि चौकीदार की तरह हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस को पास थ्रू करने के लिए। इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर सिलेक्टिविटी प्रीमेबल होता है। इसी की मदद से वो जो ये होता है ना प्रोटीन, इन्हीं की मदद से गेट कीपिंग टाइप ये प्रोटीन्स होते हैं, तो इनकी मदद से सब्सटेंसेज हैं वो पास थ्रू आराम से हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन अ मोसाइक
इट इज़ कॉल्ड द मोसैक मॉडल। आपके घर में टाइल्स लगे होंगे, उसी टाइल्स के प्रकार से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अरेंज होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स टाइल शेप में ऐसे टाइल्स की तरह मोसाइक में टाइल्स की तरह से अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इसको मोसाइक मॉडल बोलते हैं। समझ गए? ऑल लिविंग सेल कम्युनिकेट विद देयर सराउंडिंग्स एंड देयर नेबरिंग सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जितने भी सेल होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी आसपास की सराउंडिंग से और नेबर सेल्स से सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। अरे ये वो वाला कम्युनिकेट नहीं है। और भाई कैसा है, क्या हालचाल? ये अपनी बॉडी को अच्छा कैसे रखा जाए, मतलब अपन को हेल्दी कैसे रखा जाए, उसी के बारे में इनका कम्युनिकेशन होता है। हाउ एवर सेल्स ऑफ प्लांट्स फंगी एंड, मतलब ये जो सेल होते हैं अपन को अंदर से, देखो जब एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि एक ईंट लगती है, वो ईंट का काम ये सेल करता है, जिससे जो पूरा हमारा ऑर्गेनिज्म है, हम पूरे ऑर्गेनिज्म है, ये अच्छे से सारे सेल फंक्शन करते हैं ताकि हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन अच्छे से फंक्शन करे। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी रखा है कि ये जो सेल होते हैं ना, ये जो सेल होते हैं, एक मिनट सॉरी, ये जो सेल होते हैं ना, ये बनाते हैं टिश्यूज़। आपने पढ़ा होगा पिछली वीडियो में, नहीं पढ़ा होगा तो मैं जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, आप एक काम कीजिए, अभी जाइए पहले वो वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरा चैप्टर के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया। सेल बनाते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन का सिस्टम, ओएस लिख देता हूँ मैं, और ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं हम जैसे ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि अगर सेल अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो टिश्यूज़ नहीं करेंगे, तो टिश्यूज़ नहीं करेंगे तो ऑर्गन्स नहीं करेंगे, ऑर्गन्स नहीं करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम खराब हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम खराब तो हम खलास है ना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि क्या कहाँ गया, अरे मैं कहाँ था, मैं भूल ही गया। यहाँ से अपन को करना था, ये हो गया था ये। हाउ एवर सेल्स ऑफ प्लांट फंगी एंड बैक्टीरिया हैव एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल वॉल। इसका मतलब है कि देखो, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, हम जैसे ऑर्गेनिज्म में एक सेल होता है, एक सेकंड, एक मिनट, एक सेल होता है, और सेल की ये जो ये वाली बाउंड्री है ये होती है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन, तो ये प्रोटेक्ट करती है, आपको ब्लैक पेन से समझाता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। ये जो है ना बाउंड्री, ये प्रोटेक्ट करती है कंटेंट्स से सेल को। बट जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि फंगी बैक्टीरिया और प्लांट्स, इनमें एक एडिशनल लेयर होती है जिसको ये इसके बाहर, ये भी बहुत पतली होती है, तो इसके बाहर एक एडिशनल लेयर होती है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो वही सेल वॉल होता है इनमें, वो क्या बोलते हैं, इनमें पाया जाता है। अब आप लोग समझेंगे कि सेल मेम्ब्रेन से भी तो काम हो सकता था, बट नहीं। अभी आप आगे जैसे चलते जाएंगे ना, वैसे आप समझेंगे कि क्यों सेल मेम्ब्रेन से सिर्फ नहीं बनती बात, इनमें क्यों होता है सेल वॉल, अभी समझेंगे अपन। पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि व्हाट डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी ऑफ द सेल वॉल इन दिस सेल। यही बोला गया है कि ये क्यों नेसेसरी है, कि ये जो सेल है, ये जो सेल है प्लांट्स के जो सेल हैं उनमें क्यों सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले ये देखो एक्टिविटी 2.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलो कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं। प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड्स ऑफ अ थिन पील ऑफ एन ऑनियन लीफ और रोयो क्रेडल लिली लीफ एंड माउंट इट विथ सेफ्रेनिन यूजिंग कवर स्लिप्स टू ऑब्जर्व प्लांट सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। बोला गया है कि एक टेम्परेरी स्लाइड्स आप लोग अगर पिछली वीडियो में आपने देखा होगा तो स्लाइड्स आप समझ गए होंगे। माइक्रोस्कोप के जो स्टेज होता है ना माइक्रोस्कोप का, उस स्टेज में ही स्लाइड को रखा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर ये जो स्टेज है ना, यहाँ पर 2 ग्लास के पीसेज ऐसे रखते हैं, इधर पहले वो रखते हैं और फिर एक आउटर से भी कवर करते हैं जिससे वो अच्छे से कवर हो और हमको अच्छे से दिखे। अब चलते हैं अपने जहाँ पर हम थे। तो वही बोला है कि ऑनियन का जो देखो, एक थिन पील लो ऑनियन लीफ का, पील छिलका आप जानते हैं ना, थिन पील ऑफ एन ऑनियन लीफ, या फिर रोहियो क्रेडल लिली। अब ये रोहियो क्रेडल लिली क्या है? ये एक पौधे का ही दूसरा नाम है रोहियो लीफ। एक लीफ ही है, ठीक है, एक लीफ है। अब इसकी खासियत एक बार मैं बताता हूँ। ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये क्रेडल, इनके नीचे जो है पर्पल कलर का
दो ब्रैक्ट्स लाइक यानी कि पत्तियां आपस में जुड़कर एक बोट जैसा शेप बनाती हैं, या फिर एक बच्चे को पालना होता है ना, एक बच्चे को जैसे पालते हैं उसको बोलते हैं क्रेडल, तो क्रेडल जैसा आकार बना होता है इसलिए, यानी कि क्रेडल जैसा शेप बना होता है इसलिए इनको बोलते हैं क्रेडल लिली। लीफ एंड माउंटेड विद सैफरन। अब ये सैफरेनिन क्या आ गया, अब बोला क्या है उसने कि इन लीफ को लो और सैफरेनिन के साथ माउंट कर दो। सैफरेनिन एक बायोलॉजी लैब में यूज होने वाला एक रेड कलर का डाई होता है, जो कि एक लिक्विड डाई होता है ना, स्टेन या फिर डाई, वही होता है ये। अब इसका केमिकल नेचर बहुत ही बेसिक होता है, बेसिक डाई है ये। और जो हमारे अंदर सेल्स के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे डीएनए, आरएनए और न्यूक्लियस, एसिडिक स्वभाव की होती है ना, एसिडिक प्रकार की होती है। समझ गए आप लोग। अब देखते हैं कि ये सेफरेनिन में क्या बोल रहा है। यूजिंग कवर स्लिप टू ऑब्जर्व। कवर स्लिप मैंने आपको बताया कि पहले एक स्लिप रखते हैं, उसके ऊपर जो प्रोडक्ट रखना पड़ता है वो रखते हैं, फिर एक कवर स्लिप से कवर कर देते हैं, फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। स्लिप टू ऑब्जर्व प्लांट सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो बोला है कि एक कवर स्लिप का यूज़ करो और फिर ऑब्जर्व करो प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर। सेकेंड बोला है सिमिलरली प्रिपेयर अ टेम्परेरी स्लाइड ऑफ चीक सेल। चीक सेल हमारे गाल जो है, बोल रहा है भाई कि अपने गाल को खुरेदो, ऐसे नाखून से खुरेदो, उनके कुछ सेल्स लो, जेंटली स्क्रैप करो, हाँ आराम से स्क्रैप करो, पता चले खून वून निकलने लगे, जेंटली स्क्रैप करो, ब्लड वगैरह नहीं निकालना, जेंटली स्क्रैप करो इनर साइड को अपने चीक की, कॉटन स्वैब से, कॉटन स्वैब से कर सकते हो, रुई के स्वैब से कर सकते हो, या फिर ब्लंट एंड ऑफ टूथपिक। ब्लंट क्या होता है, शार्प का उल्टा होता है ब्लंट। ब्लंट यानी कि जो, जैसे मान लो ये टूथपिक की शार्प साइड है, अज्यूम करो ये टूथपिक है, मैथ में बहुत अज्यूम करना है आपको, है ना, तो अज्यूम करो ये एक टूथपिक है, मैथ की अज्यूमिंग अभी बायो की क्लास में सिखा देता हूँ। मान लो ये एक टूथपिक का शार्प साइड है, पीछे इसका जो वो वाला साइड होता है ना, वही साइड, बैक साइड, उससे। थर्ड, स्प्रेड द चीक सेल ऑन अ ग्रीन ग्लास स्लाइड। अब वही क्लीन एक ग्लास स्लाइड लो, उसमें अपने चीक सेल्स को फैला लो, ठीक है, स्प्रेड कर दो। फोर्थ देखो, एड अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलोड बाय अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथिलीन ब्लू स्टेन। मिथिलीन ब्लू स्टेन यानी कि ब्लू डाई है मिथिलीन, उसमें वो पहले तो अपना वो वाटर को मतलब जो आपकी सेल का आपने वो लिया है ना, उसको फैलाया, उसमें एक ड्रॉप वाटर डालो, कुछ ड्रॉप्स मेथिलीन की भी कुछ ड्रॉप्स डालो, यानी कि ब्लू डाई की, ब्लू स्टेन की, और उनको केयरफुली कवर स्लिप में प्लेस कर दो, है ना, कवर स्लिप में बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ, ऑब्जर्व बोथ द साइड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब इन दोनों साइड को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करिए, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया आपने, ऑनियन पील सेल्स, फिगर 2.8 ए। 2.8 ये रही चीक सेल्स, देखो द ऑनियन पील सेल्स एंड द ह्यूमन चीक सेल्स, ये हैं ए, ये है ए है, ये ए है द ऑनियन पील, ये ऑनियन पील सेल है, और ये ह्यूमन चीक सेल है। आपने देखा होगा कि देखो ऑनियन पील एकदम टाइल्स टाइप में अरेंज्ड है, लेकिन ये अरेंज्ड नहीं है, इधर उधर है ना, ये आप देखो वैसा ही है। यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्व करा, अब ये सब यहाँ तक हो गया। हाँ देखो ये लिखा है ना, रोहियो लीफ पील्स आर, यानी कि ये ऑनियन पील्स, रोहियो लीफ पील्स, या फिर ऑनियन पील्स ले सकते हैं। बॉक्स शेप और रेगुलरली अरेंज्ड है, यानी कि अरेंज है, जबकि जो चीक सेल्स हैं अपने वो इरेगुलरली अरेंज्ड है, यानी कि इरेगुलरली अरेंज्ड है। वाई डू यू थिंक दिस डिफरेंस एग्जिस्ट। अब क्या लगता है आपको, ये डिफरेंस क्यों एग्जिस्ट करता है, इतना भेदभाव क्यों, ये अरेंज्ड है ये अनअरेंज्ड है, कैसे, देखो। प्रिपेयर 2 स्लाइड्स ऑफ रोहियो लीफ पील एंड ह्यूमन चीक सेल्स अगेन, फिर से एक स्लाइड प्रिपेयर करो रोहियो, ओ ये क्या हो गया यार, 20 है ये, है ना, रोहियो लीफ पील्स की और ह्यूमन चीक सेल्स की फिर से एक स्लाइड प्रिपेयर करो। 20% अब उसमें डाल दो शुगर सॉल्यूशन, अभी डाला था ना शुगर सॉल्यूशन। मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन यहाँ वहाँ जाने नहीं देता, सिर्फ वाटर को मूव करने देता है, वही चीज़, ठीक है। ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप, इनको भी माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करो आफ्टर हाफ एन आवर, बट आधे एक घंटे के बाद। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट सेल्स रिमेन द सेम बट देयर इनर कंटेंट श्रिंक्स। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो बाउंड्रीज है प्लांट सेल की, ये तो सेम है, बट जो इनका इनर कंटेंट है, अंदर का हिस्सा, वो श्रिंक, वो सिकुड़ गया होगा, ये चीज़। एंड द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्रीज, यानी कि मान लो ये इनर बाउंड्री है, ये आउटर बाउंड्री, तो इनका स्पेस मान लो पहले इतना हो तो अब इतना हो गया होगा, यानी कि
इंक्रीज हो गया होगा। यू में ऑब्जर्व दैट द, यहाँ पर क्या फिगर 2.9 ए, 2.9 कहाँ है, 2.9 ये रहा, 2.9 एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं। 2.9 ए, 2.9 बी, ये ए जो है ये क्रेडल लिली का है और ये जो है ये 20% शुगर सॉल्यूशन का है। ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए। अब देखो आगे, तो कहाँ थे अपन लोग, कहाँ थे, एक मिनट रुकना गाइस, अच्छे से सेट कर दूँ। यस, कहाँ थे, हाँ नहीं यहाँ तो नहीं थे, ऊपर थे, बिटवीन बाउंड्रीज इन, हाँ यहाँ से। यू में ऑब्जर्व दैट द चीक सेल्स ऑन द अदर हैंड हैव श्रंक कंसाइडरेबली, और जो चीक सेल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसाइडरेबली श्रंक हो गए होंगे, है ना, वो कंसाइडरेबली श्रंक हो गए होंगे, यानी कि श्रंक मतलब बहुत ज़्यादा सिकुड़ गए होंगे, वही चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ गए होंगे, ये बोला गया है। ठीक है, आगे देखो, अब खत्म होता है अपना ये वाला टॉपिक। अब आ जाते हैं हम लोग सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ सेल, यानी कि सेल वॉल द आउटर कवरिंग ऑफ सेल, सेल वॉल पढ़ना है। अब अभी अपन लोग ह्यूमंस के अंदर भी थे, प्लांट्स के अंदर भी थे, अब से प्लांट्स, फंगी और बैक्टीरिया वाला सेक्शन अराइज हो गया है। ठीक है, अब देखो, इन जनरल प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो दे नीड अ रिगिड सरफेस टू विदस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक विंड एंड रेन। देखो जो प्लांट्स है ना, वो प्लेस टू प्लेस ना ऐसे मूव नहीं कर सकते जनरली, पर जो उनको एक ना रिगिड स्ट्रक्चर चाहिए होता है। अब ये रिगिड क्या होता है, रिगिड सेल वॉल होती है। रिगिड यानी कि कठोर, कठोर समझ गए ना, कठोर यानी कि ठोस, ठोस टाइप स्ट्रक्चर चाहिए होता है जिससे ये स्टैंड कर सके एनवायरमेंटल, ऐसे एनवायरमेंटल यानी कि विंड और रेन जैसे, इनके लिए जो थोड़े से हार्मफुल, थोड़े से खतरनाक स्ट्रेसेस एनवायरमेंटल, उनमें भी अच्छे से खड़े रह सकें, अच्छे से मतलब अपना फोटोसिंथेसिस वगैरह कर सके। इसलिए ये एक तो सेल वॉल का ये काम है। ठीक है, क्योंकि जो सेल वॉल होती है ना उसका आउटर पार्ट रिगिड होता है, यानी कि ठोस होता है, कठोर होता है। अब देखो, देयरफॉर प्लांट सेल्स हैव एन एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल वॉल, ये मैंने आपको बताई दिया। द सेल वॉल आल्सो हेल्प्स लीव्स एंड फ्लावर रिमेन फिर्म। फिर्म का मतलब देखो, पहले फिर्म का मतलब बाद में जानेंगे, पहले ये जानो कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो सेल वॉल है ये लीव्स और फ्लावर्स को, लीव और फ्लावर को फर्म यानी कि मजबूत और सीधा रहने में मदद करता है, सीधा रहने में मदद करता है, यानी कि इसको टारगेट सेल भी बोल सकते हैं अपन, टारगेट सेल है ना, यानी कि फिर्म सेल। ठीक है, अब देखो, अब देखो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पर। एंड मेंटेन देयर शेप्स एंड हेल्प प्लांट्स स्टे अपराइट, वही मेंटेन करते हैं शेप को और प्लांट्स को अपराइट यानी कि स्ट्रेट रहने में हेल्प करते हैं। ऑल्दो रिगिड द सेल वॉल इज प्रीमेबल, अब ये भी परमेबल है, प्रीमेबल बोल रहा हूँ उसको माफ़ करना, परमेबल है, ये भी परमेबल है, ये जो रिगिड वॉल है ये भी परमेबल है। परमेबल मतलब बताया था ना, सेल मेम्ब्रेन जब कुछ सब्सटेंसेस को ब्लॉक कर कर कुछ को पास थ्रू होने दे, वही चीज़। अब देखो, अब देखो, अब देखो, विच मीन्स वाटर एंड सम डिजॉल्व मिनरल्स कैन पास थ्रू इट, वही चीज़ मैंने बता दी। अलॉन्ग विद द सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये जो परमेबिलिटी है सिलेक्टिव सेल मेम्ब्रेन की, बताया क्या है, द परमेबिलिटी ऑफ द सेल वॉल हेल्प्स प्लांट्स रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन। ये जो आप अपन ने अभी पढ़ा ना कि प्लांट्स के अंदर वाटर जाता है, सॉइल की हेल्प से रूट्स में जाता है और फिर प्लांट्स में सॉइल के न्यूट्रिशन जाते हैं, वही चीज़ में ये सेल वॉल हेल्प करता है ताकि प्लांट रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करें सॉइल से और न्यूट्रिशन, सॉइल से न्यूट्रिशंस और वाटर एब्जॉर्ब कर सके प्लांट्स रूट्स, ठीक है, एब्जॉर्ब कर सके। व्हेन वी प्लेस अ रोहियो लीफ और एन ऑनियन पील इन अ कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन, द प्लांट सेल लूज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। जब भी हम रोहियो लीफ या फिर ऑनियन पील को एक कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में रखते हैं तो जो प्लांट सेल हैं वो ऑस्मोसिस की वजह से वाटर को लूज कर देते हैं। ठीक है, तो यही ऑस्मोसिस की वजह से वो वाटर लूज कर देते हैं। हाउ एवर द सेल डू नॉट श्रिंक इन साइज बिकॉज देयर रिगिड सेल वॉल रिमेन्स मेंटेन्स देयर शेप। हालांकि जो सेल वॉल है वो श्रिंक यानी कि सिकुड़ता नहीं है साइज में, क्योंकि ये जो रिगिड सेल, ठोस कठोर सेल है, सेल वॉल है, वो उसका शेप मेंटेन कर देती है। द इनर कंटेंट ऑफ अ सेल श्रिंक्स एज द सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। अब जो अंदर का कंटेंट, अंदर का पार्ट होता है सेल का, वो सिकुड़ता है
तो सेल मेम्ब्रेन उस क्योंकि सेल मेम्ब्रेन खींचता है उसको, सेल वॉल से खींचता है, पुल्स अवे। दिस शोज दैट द सेल वॉल हेल्प प्लांट्स सेल रिमेन फिर्म इन देयर ओरिजिनल शेप। ये हेल्प यानी कि सेल वॉल जो है वो हेल्प करता है फिर्म। फिर्म का मतलब ये बताया था, है ना, फिर्म का मतलब बताया था कि उनको ठोस ठोस ही होता है ये भी, यानी कि सीधा मतलब है मजबूत रहने में मदद करता है। और क्या है में उनका ओरिजिनल शेप रहने में भी सेम टू सेम रहने देता है। एनिमल सेल सच एज चीक सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल। एनिमल और हमारे पास जो सेल है उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, खाली एक सेल है, उसके बाद एक सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले पढ़ाया था, अभी आगे पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। अब देखो अब क्या लिखा हुआ है, देयर फोर व्हेन प्लेस्ड इन कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन दे लूज वाटर एंड श्रिंक। दैट्स वाई वो जब कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में रखे जाते हैं तो वो वाटर मतलब जो वाटर होता है उसको लूज कर देते हैं और सिकुड़ जाते हैं। तो अब गाइस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। 2.2.2 सेल वॉल के बाद अभी हमारा थोड़ा सा कंटेंट और बचा हुआ था, एक काम करते हैं इसको देख लें तो उसके बाद एंड कर देंगे। 2.3 करेंगे कल। देखो 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 देखो, विदाउट अ रिगिड सेल वॉल, रिगिड सेल वॉल अगर नहीं हुई तो एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजीली। तो एनिमल सेल जो है अपना शेप इजीली चेंज कर सकते हैं। देयर सेल्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यूज। अब ये जो सेल्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी है ये एनिमल टिश्यूज का मूवमेंट और फंक्शन सपोर्ट करने के लिए सही है, फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट करने के लिए। द प्लांट सेल वॉल इज अ प्राइमरी मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? देखो जब बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स एक साथ मिल जाती है ना तो कार्ब एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, उनको बोलते हैं सेलुलोज। यहाँ से यहाँ तक का वही मतलब है। सेलुलोज इन आवर डाइट एक्ट्स एज रफेज। अब जो सेलुलोज है ना वो अपनी डाइट में एक रफेज, जो रफेज टाइप मतलब जो अपना क्या बोलते हैं अपन फूड खाते हैं अपनी डाइट लेते हैं तो उसमें एक रफेज यानी कि चोकर या फिर रेशा डाइटरी फाइबर होता है ये, उसमें हेल्प करता है। ये क्या करता है? ये पौधों से मिलने वाले भोजन, खाना बहुत हिंदी में बोला हूँ, खाने को जैसे कि अपने फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और अपना जो वीट वगैरह हो गया, इनका वो हिस्सा होता है जिससे जो हमारी बॉडी है वो पचा नहीं पाती। ठीक है, वो चीज़ है इसमें। आई थिंक आपको ज़्यादा समझ आया नहीं होगा मैंने क्या बोला, बट मैंने पूरी कोशिश करी। हेल्पिंग इन डाइजेशन, देखो डाइजेशन में हेल्प करता है ना। सम, मैंने अभी वही बताया, सम ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया ऑल्सो हैव अ सेल वॉल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू देयर सेल। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और होते हैं, पढ़ा भी था, फंगी और बैक्टीरिया, इनके पास भी सेल वॉल होती है ताकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके और स्ट्रक्चरल सपोर्ट अपने सेल को दे सके। पॉज एंड पॉन्डर ये आपके लिए HW है, इसको आप लोग करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। अब ये जो 2.3 द सेल इंटीरियर कोऑर्डिनेट्स पढ़ा है, कोऑर्डिनेट्स पढ़ा है मैथ में, मैंने पूरा चैप्टर करवा दिया है वो, सिर्फ एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन रह गए, वो भी जल्दी करा दूंगा, वो पढ़ लेना। अगर वो नहीं पढ़ा हो तो आपकी स्क्रीन पर ही उसकी वीडियो आ जाएगी फर्स्ट चैप्टर की, वो पढ़ लेना। बहुत अच्छा चैप्टर है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और एंड ऑफ द चैप्टर अभी चल रही है। ठीक है, तो पढ़ लेना जाके, मैं इसी वीडियो में आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, इसको स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स दिए गए हैं, इनको हमें पढ़ना है और अच्छे से इनको एग्जामिन करना है। तो अब आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, आपको ऐसा ही कंटेंट अच्छा खासा मिलता रहेगा। और कमेंट्स में बता देना कि कैसा आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो आप बता देना कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, तो मैं और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँगा। और इस वीडियो के जैसे ही और भी अभी बहुत हज़ारों वीडियो आएंगी तो उनमें भी हम लोग सारी पूरा 9th का जो न्यू NCERT आई है पढ़ेंगे। कभी कभार देखो मैं बेसिकली मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाऊँगा, बट कभी कभार मैं SST इंग्लिश वगैरह भी पढ़ा दिया करूँगा। तो अब आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत हेल्दी रहें। तो अब बस बाय बाय करने की आ गई है बारी, तो मिलते हैं कल की वीडियो में जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।